नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले हम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की अकड़ को डिकोड करेंगे, जिन्होंने भारत को सैनिक हटाने वाली डेडलाइन दे दी है। लेकिन आज यह समझना जरूरी है कि बात सिर्फ चंद सैनिकों की है या इसके पीछे जिनपिंग का नया माइंड गेम है। फिर दिल्ली में फ्लाइट के अंदर फाइट वाली खबर देखेंगे। एक पैसेंजर ने फ्लाइट 10 घंटे लेट होने पर पायलट को मुक्का मार दिया, वो भी तब जब फ्लाइट में देरी की वजह खराब मौसम था। इसलिए आज यात्रीगण ध्यान दें, ये कितना बड़ा अपराध है और इस पर क्या सजा हो सकती है। इसके बाद राम मंदिर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक सर्वे दिखाएंगे। मंदिर निर्माण पर देश का मुसलमान क्या सोचता है, कितने मुसलमान हैं जो राम मंदिर बनने से खुश हैं, कितने मुस्लिम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। इस पर सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी बस थोड़ी देर में आपके सामने खोलेंगे। फिर यह भी समझेंगे, अयोध्या जाने पर क्या कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी तक प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। इस पर भी सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी आपके लिए तैयार की है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक के शिकार बन गए हैं। उनका एक वीडियो है जिसमें उन्हें गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है और इसमें उनकी एआई द्वारा डब की गई आवाज का इस्तेमाल किया गया है। ये खुद सचिन ने बताया है कि वीडियो नकली है और इस तरह तकनीक का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईएमएफ की चीफ ने भी एक चिंताजनक दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि एआई की वजह से पूरी दुनिया में करीब 40% लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। एक बड़ी खबर ठंड से जुड़ी हुई है, जो दिल्ली में हर रोज प्रचंड होती जा रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है। आज दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कोहरे के कारण दिल्ली में 168 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई, जबकि 84 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। सत्ता में आज सबसे पहले आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत विरोधी घुट्टी का जो असर है वो दिखा देते हैं, जिसका नशा इस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हमने 8 जनवरी को सत्ता में आपको दिखाया था कि कैसे मालदीव पर भारत के करारे जवाब के बाद मोहम्मद मोइज्जू अपने बॉस शी जिनपिंग से अगले आदेश की प्राप्ति के लिए चीन गए हैं। और अब जब 5 दिनों के बाद मोहम्मद मोइज्जू चीन से लौटकर मालदीव आए तो यह साफ नजर आया कि जिनपिंग ने दिन रात उन्हें एंटी इंडिया गुट्ठी के साथ ऐसी डोज दिए जिसे पीने के बाद मोइज्जू भारत को अकड़ दिखा रहे हैं, वो भी तब जब खुद मालदीव के लोग और मालदीव में विपक्ष के नेता मोइज्जू की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारत को एक डेडलाइन दी है। ये डेडलाइन उन भारतीय सैनिकों को हटाने की है जिन्हें भारत ने खुद मालदीव के आग्रह पर किसी दौर में वहां तैनात किया था। अब मोइज्जू ने चीन से लौटने के बाद तेवर दिखाते हुए यह कहा कि भारत को मालदीव के अंदर मौजूद अपने सैनिकों को हटा लेना चाहिए और इसके लिए उन्होंने 15 मार्च तक की समय सीमा तय कर दी है। लेकिन माना जा रहा है कि मोइज्जू के इन तेवरों के पीछे जिनपिंग का आशीर्वाद है, वरद हस्त है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोइज्जू ने यहां तक कहा क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है, सिर्फ इसलिए किसी को भी उसे धमकाने या आंख दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अपने इस बयान के साथ उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मोइज्जू चीन से लौटे हैं और जिनपिंग की भारत विरोधी वशीकरण वाली कूटनीति के कब्जे में है, इसलिए माना जा रहा है कि उनका यह बयान भी भारत के लिए ही था। वैसे फिर भी यह पूरा मामला इतना साधारण नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन भारतीय सैनिकों को मोइज्जू मालदीव से हटाने के लिए भारत से कह रहे हैं, इतना माहौल बना रहे हैं, उनकी संख्या कोई 1000 10,000 नहीं है, बल्कि सिर्फ 88 है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिन भारतीय सैनिकों के लेकर के मोइज्जू ने भारत को अकड़ दिखाई है वो 100 से भी कम है। इसलिए माना जा रहा है कि सैनिक सिर्फ बहाना है, बात कुछ और है। वैसे आपको बता दें कि मालदीव में भारत के 88 सैनिकों के लिए मोइज्जू ने इतनी हाय तौबा मचाई है, उन्हें भारत ने मालदीव के ही कहने पर वहां भेजा था। उस कहानी की भी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि जो भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं वो वर्ष 2010 और 2013 में भारत की ओर से दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में दिए गए एक छोटे से एयरक्राफ्ट का रख रखाव करते हैं। इसके अलावा मालदीव की जनता की भी वो सेवा करते हैं, मेडिकल सहायता पहुंचाने का काम करते हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति में रेस्क्यू के लिए भी मुस्तैद रहते हैं। अब मोइज्जू चाहते हैं कि भारत उन्हीं 88 सैनिकों को वापस बुला ले। वैसे इससे भले ही भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोइज्जू को लगता है कि इसके जरिए वो अपने आका जिनपिंग को खुश करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे।
We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. As I understand it, we only had a military presence there to service and operate the aircraft that we had provided them. If the Maldives doesn't want that, I think, no one wants to be an uninvited guest in anybody else's country. I think it's a loss for the Maldives. Politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गंभीरता से देखने की जरूरत है। एक ईमानदार विश्लेषण करें कि नेबरहुड में जो अलग अलग देश हैं उनका रुख किधर है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कथनी और करनी का फासला नहीं मिटाया। Though the politics may go up and down, the people of that country, the society generally has good feelings towards India and understands the importance of having good relations with India. मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। वैसे आज जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे कि एक छोटा सा देश भारत को तेवर दिखाने की हिम्मत कर रहा है, ऐसे सभी लोगों को हम एक जरूरी जानकारी भी दे देते हैं जो उनका एजेंडा डिरेल करने के काम आएगी। मोइज़ू मालदीव के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चीन के प्रभाव में भारत विरोधी झंडा उठाकर के ही सत्ता में आए थे। जब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे थे तो वो इंडिया आउट के स्लोगन वाली टी शर्ट पहनते थे। यानी मोइज़ू घोषित तौर पर भारत विरोधी हैं और चीन के समर्थक हैं। और इसी एजेंडे पर चलते हुए उन्हें मालदीव में राष्ट्रीय पद की कुर्सी हासिल हुई। मोहम्मद मोइज़ू ने भी अपने पिछले जो चीन नेताओं की राह पर चलते हुए चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। यानी कि जैसे पहले उनके चीन समर्थित नेता थे उसी तरीके का नारा उन्होंने भी दिया और उन्होंने उस दौरान ये साफ कह दिया था कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। यानी मोइज़ू जिनपिंग के एजेंट के तौर पर भारत विरोधी काम करेंगे, इसकी शपथ उन्होंने सत्ता हासिल करते ही ले ली थी। बस मालदीव विवाद से उन्हें अपना यह एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। वैसे आज मोइज़ू को हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि जिन भारतीय सैनिकों को लेकर वो इतनी अकड़ दिखा रहे हैं, उन्हीं भारतीय सैनिकों ने मिलकर कैसे एक वक्त में मालदीव की सत्ता को बचाया था। और अगर इंडियन आर्मी ने ऐसा ना किया होता तो आज मालदीव उग्रवादियों के कब्जे में होता। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की, जब वर्ष 1988 में एलटीटी से अलग हुए एक उग्रवादी समूह के सैनिकों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की थी। वर्ष 1988 के नवंबर महीने में उग्रवादी समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचे और मालदीव के कई बड़े ठिकानों पर कब्जा कर लिया। विद्रोही संगठन मालदीव में अपना एक बेस बनाना चाहते थे। तब 3 नवंबर 1988 को मालदीव की मामून अब्दुल गयूम की सरकार ने भारत से सुरक्षा देने की प्रार्थना की। इसके बाद भारत की सेना को मालदीव में तख्ता पलट को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी ऑपरेशन को तब ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने 3 नवंबर 1988 को रात 9 बजे के करीब मालदीव के हुलहुले द्वीप पर लैंडिंग की, मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और इसी ऑपरेशन की वजह से उग्रवादी अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो गए। यानी अगर ये भारतीय सैनिक ना होते तो शायद आज मालदीव की ऐसी तस्वीर ना होती। और ना ही मोइज़ू इस स्थिति में होते कि वो भारत को ऐसे तेवर दिखा पाते। लेकिन आज मोइज़ू के लिए सत्ता में एक और चेतावनी है और वो चेतावनी है चीन को लेकर। जिस जिनपिंग के दम पर वो आज भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, उस चीन की गोद में बैठने का हश्र क्या होता है, ये आज मोइज़ू को जरूर देखना चाहिए। मोइज़ू भी अब जिनपिंग के मनी ट्रैप में फंस गए हैं, जिनकी एक सूत्रीय योजना है, पहले भर भर कर कर्ज दो,
फिर उसी देश की सत्ता को अपना गुलाम बना लो, अपने इशारों पर नचाओ, मनचाहे एजेंडे चलाओ, भारत विरोधी काम कराओ और साजिशों के लिए जमीन का इस्तेमाल करो, जैसा चीन इस वक्त मालदीव वाले मामले में कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का चरण चुंबक बनना किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है, इस पर अगर मोइज़ू थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, जो शायद भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें वो तब ना करते। वो चाहें तो श्रीलंका का सैंपल ले सकते हैं, जिस पर एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और इसका नतीजा ये है कि श्रीलंका में कभी भी दाने दाने के लिए दंगे हो जाते हैं। आर्थिक संकट है, विद्रोह की स्थिति है और राजनीतिक अस्थिरता है। वो चाहें तो पाकिस्तान के पुराने पूर्व प्रधानमंत्री या मौजूदा पार्ट टाइम पीएम को भी फोनो फ्रेंड कर सकते हैं, जिस पर चीन का करीब 13,000 करोड़ का कर्ज है। लेकिन हालत ये हो गई है कि आज पाकिस्तान में आटा, तेल और बिजली के लिए मारामारी मची हुई है। कर्ज का ब्याज देने के लिए पाकिस्तान को नया कर्ज लेने की नौबत आ गई है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। वैसे कर्ज देने के लिए अफ्रीकी देश हमेशा चीन की पहली पसंद रहे हैं, जिन पर करीब चीन का 13,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बदले में मन मुताबिक चीन किसी देश की जमीन का इस्तेमाल करता है और उसके बंदरगाहों से लेकर खनिज भंडार तक कब्जा कर लेता है। और खुद मोइज़ू भी इसके शिकार बनते जा रहे हैं, जिनके मालदीव पर करीब 25,000 करोड़ का कर्ज है। इसी के बदले में अब जिनपिंग मोइज़ू को अपने हुक्म का गुलाम बना रहे हैं और भारत विरोधी फैसलों के लिए मजबूर कर रहे हैं। और सत्ता में अब खबरों का स्टीयरिंग अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तरफ मोड़ देते हैं, जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्रोध वाले हॉर्न हैं और मुस्लिमों को डराकर भड़काने वाली ड्राइविंग है। और राम मंदिर को लेकर मुस्लिमों के मूड पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की खुशनुमा ड्राइविंग वाला सर्वे है। कांग्रेस स्टीयरिंग थामे ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से निमंत्रण तो है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा कि जाएं तो जाएं कहां, मोड़े तो मोड़े किस तरफ। और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सपनों वाली ड्राइविंग है, जिसमें उनका भगवान राम के साथ सीधा संवाद है। इस सब के अलावा सत्ता की इस कुंजी में हम आपको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कुछ खास जानकारियां भी देंगे। सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक सर्वे से थोड़ा झटका लगने वाला है। पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। वो लगातार बयान दे रहे हैं कि मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम एक मस्जिद खो चुके हैं, हमें और मस्जिदों को बचाना है। ओवैसी अपने तेज तर्रार भाषणों से मुस्लिम समाज में आक्रोश रूपी जोश का संचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं जो बताते हैं कि मुस्लिमों के मन पर उनका ज्यादा असर नहीं हो रहा। RSS के इंद्रेश कुमार की अगुवाई वाले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक सर्वे किया है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं। प्रश्न और आंकड़ों के साथ हम आपको ये सर्वे दिखाएं, उससे पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए, देखिए कि वो मुस्लिमों से क्या अपील कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अब आपको वो सर्वे दिखाते हैं जिससे कम से कम असदुद्दीन ओवैसी तो सहमत नहीं होंगे। इस सर्वे में मुस्लिमों से सवाल किया गया कि क्या वो अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने से खुश हैं। 74% मुसलमानों ने कहा कि वो मंदिर निर्माण से खुश हैं। अगला सवाल था, क्या मुसलमान मोदी सरकार पर भरोसा करता है। 70% मुसलमानों ने कहा कि वो मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं। एक सवाल यह भी था कि क्या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। 72% मुसलमानों ने इस पर सहमति दी और माना कि हाँ, विपक्ष मुद्दा विहीन है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है। 70% मुसलमानों को लगता है भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है। इस सर्वे के नतीजे के आधार पर दूसरी किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। कई लोगों को इस सर्वे से पुश मिला है। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की करीब 2/3 आबादी मोदी सरकार से खुश है। हालांकि ये सर्वे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का है, जिसका संचालन RSS के इंद्रेश कुमार करते हैं। आपको बता दें, ये सर्वे आयुर्वेद फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने किया है। इस सर्वे में करीब 20 राज्यों के 10,000 से ज्यादा मुस्लिमों से बात की गई है। अब ओवैसी इस सर्वे से कितना सहमत होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ओवैसी की बातों से ना तो बीजेपी सहमत है और ना ही संत। दोनों ने मिलकर ओवैसी पर तीखे हमले किए।
ओबीसी तो ये बीसी है, ये ओबीसी नहीं है, बीसीए है। ये तो दंगाई आदमी है, ये दंगा फैलाने का इनका नियत है। ये दंगा फैलेगा, जो दंगाई होगा उसका नाश हो गया। और सुन लो ओबीसी और बीएससी, ये राम की धरती है, रोम की धरती नहीं है। एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये महापाप कर रहे हैं। बाबर के साथ, बाबरी के साथ मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम समाज को जोड़ करके ये मुस्लिम समाज के साथ महापाप कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, इनको ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं और इन लोग समाज में केवल भ्रांति फैलाने का कार्य करते हैं। राम मंदिर इनसे पच नहीं रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान ये दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों को उकसाने के लिए मुस्लिम आतंकवादी उत्तेजित होकर कुछ खुराफात करे, इसके लिए ओवैसी भारत के मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए और उनको आतंकवादी बनाने के लिए ये ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत क्लियर हैं कि उन्हें मुस्लिमों को क्या समझाना है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी अपने सर्वे में राम मंदिर पर मुस्लिमों के रुख को क्लियर कर रहा है, लेकिन एक जगह बहुत कंफ्यूजन है, वो है कांग्रेस पार्टी। एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस के नेता राम यात्रा कर रहे हैं। पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग अयोध्या पहुंचे, सरयू की पूजा की, हनुमानगढ़ी गए और फिर रामलला के दर्शन किए। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहले से अस्वीकार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निमंत्रण अस्वीकार करता है और कांग्रेस के लोकल नेता राम मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं। ये कांग्रेस का कंफ्यूजन और दोहरा मापदंड है। एक बार सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी इस पर क्या कह रही है। भगवान के दर्शन में निमंत्रण है, किसी के घर का कार्यक्रम नहीं है। भगवान सबके हैं, हम सबके हैं। निमंत्रण भगवान के दर्शन, आप कहा जाता है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवान का आदेश हुआ दर्शन करना, हम लोग आए दर्शन करने के। ये भाजपा का काम है, पॉलिटिकल उसको करना। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बीजेपी के लिए राम राजनीतिक व्यक्ति, जो श्रद्धा है वो राजनीतिक है, जो सनातन धर्म है वो राजनीतिक है, जो धार्मिक मर्यादाएं हैं, जो हमारा रीत रिवाज धर्म का था उसके अनुरूप करना चाहिए था ना। वामपंथी नहीं जाए कोई बात नहीं है, उनसे आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। लालू प्रसाद नहीं जाए कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 55-60 साल राज किया है, अगर उसका ये हाल हो तो लगता है कांग्रेस का भविष्य खत्म ही है। जय श्री मंदिर हम पहले भी आते रहे, मंदिर हम अभी भी आगे भी आते रहेंगे। मंदिर आने के लिए हमें भाजपा का निमंत्रण नहीं चाहिए। भाजपा कहां से धर्म की और हमारे इष्ट के बीच की ठेकेदार बन गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके रंग वर्तमान से लेकर अतीत तक फैले हुए हैं। कांग्रेस की दुविधा देखिए, एक तरफ राजीव गांधी के दौर में अयोध्या में ताला खोलने वाला अतीत है, तो दूसरी तरफ 2024 में राम मंदिर से दूरी बनाने वाला वर्तमान हाईकमान है। भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राम मंदिर से दूरी बना रहे हों, लेकिन क्षेत्रीय नेता दर्शनाभिलाषी के रूप में राम मंदिर पहुंच रहे हैं। ये सब देखकर बीजेपी वोटाभिलाषी हो गई। राम मंदिर पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। ओवैसी अपनी बातों को लेकर बेहद गंभीर हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव को भगवान राम सपने में मिल रहे हैं।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान राम उनके सपने में आए थे और बोल रहे थे कि ये सब ढोंग है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम उस दिन अयोध्या जाएंगे ही नहीं। ये बात उन्होंने तेज प्रताप यादव से सपने में कही। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। बेहुदा बातें हैं। तुम्हें बुलाया किसने था? इनकी तो औकात नहीं वहां जाने की। राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना और इस तरह की मजाक उड़ाना, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने रामरथ को रोका था और आज तक उसका फल भुगतना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके सपने में भगवान राम आए थे और उन्होंने कहा कि जल्द आपके पिताजी और आपके परिवार के लोग जेल के पीछे होंगे, जो उन्होंने अभी लोगों को भर्ती के चलते हुए जो घोटाला किया, लोगों की जमीन हड़प ली भर्ती के करते हुए। असल में क्या है कि ये सबके सब राम के विरोध में कुछ भी बोलते हैं। तेज प्रताप यादव का हम जिस ढंग से उन्होंने कहा कि राम हमको सपने में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम ने मना किया कि मत आओ, ये बात झूठी है उनकी। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राम किसी को अयोध्या आने से मना नहीं करते। अरे ऐसे लोगों के जो है रावण के सपने में राम थोड़ी आते हैं। ऐसे लोग तो पापी लोग हैं, वो किसी न किसी बहाने से राम मंदिर को टारगेट करते हैं। 500 वर्षों तक इसको लटका करके रखा लेफ्टियों ने, वामपंथियों ने और इन्हीं विचारधाराओं के लोगों ने। लेकिन अब इनके लटकाने और भटकाने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे आपको याद दिला दें, तेज प्रताप यादव स्वप्नवीर हैं। पहले भी उन्हें अलग अलग भगवान के सपने आते रहे हैं। कभी कृष्ण भगवान का सपना आता है तो वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी सपना आने पर वो मथुरा पहुंच जाते हैं। इस बार उनके सपने में भगवान राम आए। वर्ष 2023 में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वो सोते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि सपने में वो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण के रौद्र रूप को देख रहे थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि उन्होंने सपने में तेजस्वी रूप देखा जो सूर्य की तरह चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। इतना ही नहीं, एक बार तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनके सपने में नेताजी मुलायम सिंह भी दिखे थे। मुलायम सिंह से उन्हें साइकिल से ऑफिस जाने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद वो एक दिन साइकिल से ऑफिस पहुंच गए थे। वैसे इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हुए सपने में आने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भगवान शिव ने उन्हें डांटा था और कहा था कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली खाना बंद कर दो। लालू यादव के मुताबिक ये बात होते ही भोले बाबा गायब हो गए। ये वाकया लालू यादव ने खुद सुनाया था। आप कह सकते हैं ये लालू परिवार की सपनों वाली राजनीति है। तो सपनों की बात को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि भारत में नेता सपना क्या दिखाते हैं इसकी सच्चाई तो उन्हें ही पता है, लेकिन वो सपने दिखाते बहुत ज़्यादा हैं, ये भी तय बात है। खैर, सपनों की बात को छोड़कर हकीकत वाली कुंजी में लौटते हैं, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो 21 जनवरी तक चलेगी। फिर 22 तारीख को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। गणेश शास्त्री द्रविड़ ने यह मुहूर्त तय किया है। कर्मकांड वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल समेत सभी ट्रस्टी होंगे। 20 और 21 जनवरी को रामलला का दर्शन बंद रहेगा। रामलला परिसर में कुल 8000 कुर्सियां लगेंगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 25 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन जाएंगे। 3 दिनों में लगभग 100 चार्टर प्लेन पहुंचेंगे। निमंत्रित मेहमान तीर्थ क्षेत्रपुरम, कार सेवकपुरम और मनीराम छावनी में रुकेंगे। हांगकांग और अमेरिका समेत दुनिया के 50 देशों के 53 प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में खड़ी की जाएगी। रामलला की मूर्ति 150 किलो से 250 किलो के बीच की है। रामलला की प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। अयोध्या रामानंद परंपरा की है, इसी विधि से पूजा होगी। पुरानी प्रतिमा मूल गर्भगृह में ही रहेगी। इसके अलावा भी विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक बार सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा।
18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। और सत्ता में अब बात करते हैं समृद्ध भारतीय वाली सत्ता की। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैच ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बड़ी बात यह कि अगले 3 सालों में यानी साल 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। गोल्डमैन सैच के मुताबिक समृद्ध भारतीय वो लोग हैं जिनकी सालाना आमदनी 8,28,000 रुपए से ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की संख्या इस वक्त भारत में 6 करोड़ है। ये संख्या भारत की कुल कामकाजी आबादी का 4% है, लेकिन इससे भी बड़ा दावा यह है कि अगले 3 वर्षों में 67% की बढ़ोतरी के साथ समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। साल 2019 और 2023 के बीच इसमें 12% की सालाना वृद्धि होगी। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।